सुपरस्टार का बेटा होकर 4,500 की नौकरी में खुशी ढूंढना, इस बात ने इस हफ्ते काफी लोगों को हैरान कर दिया। Maybe a part of me was being an escapist and I wanted the easy way out. Women are constantly asked this question. Very rarely is a man asked any of these things. उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नेपोटिज्म से अपना डिस्टेंस बनाते हुए एक एंटरप्रेन्योर की शेप में खड़ी की। You don't just take it with a pinch of salt. Take it with literally a handful of salt. उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करते हुए कहा that I don't think Priyanka has done any good work and she was my junior. लेकिन अफसोस उनका फिल्मी करियर उसके बाद उड़ान नहीं भर पाया। At the end of the day, I'm the one that sits and has the last laugh. The Right Angle with Sonal Kalra. आधे हिंदुस्तान का सपना होता है कि काश हम बॉलीवुड सुपरस्टार होते और स्टार ना सही तो कम से कम किसी स्टार के घर पैदा हो गए होते। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक सुपरस्टार के बेटे ने 4,500 की नौकरी भी की है तो आप क्या कहोगे? जेन नेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर स्टार किड्स जो है वो आप आसान रास्ता नहीं बल्कि अपना रास्ता चुन रहे हैं। तो आज हमारे इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ स्टार किड्स की बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल विथ मी सोनल कालरा। बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं वीकली रैप। लेट बिजनेसमैन संजय कपूर की डेथ के बाद कौन बनेगा मालिक उनकी 30,000 करोड़ रुपए की इनहेरिटेंस का, इसको लेकर उनकी मदर रानी कपूर और उनकी वाइफ प्रिया कपूर के बीच में अभी भी लड़ाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोना ग्रुप केस की इस रिसेंट हियरिंग के वक्त रानी कपूर जो कि अब 80 इयर्स की हो चुकी हैं उनको मीडिएशन की एडवाइस दी। जस्टिस JB पार्डीवाला और विजय बिश्नोई के बेंच ने कहा दैट यू आर 80, दिस इज नॉट द एज टू फाइट। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि इतनी लंबी लीगल बैटल उनके लिए वेस्ट है। रानी ने अपनी डॉटर इन लॉ प्रिया कपूर के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी अलेजिंग फ्रॉड इन द फैमिली ट्रस्ट। अब कोर्ट चाहती है कि मैटर आपस में बात करके पीसफुली सेटल हो जाए। लेजेंडरी फोटोग्राफर रघु राय की डेथ ने आर्ट वर्ल्ड को शॉक कर दिया इस हफ्ते। 1942 में जन्मे रघु राय जो भोपाल गैस ट्रेजेडी की कवरेज और लेट मदर टेरेसा की पोर्ट्रेट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, उन्होंने इंडियन फोटो जर्नलिज्म को एक नई पहचान दी थी। उनकी डेथ पर कई बड़ी हस्तियों ने कॉन्डोलेंस दी। उनका जाना जो है ना वो एक एरा का एंड है। ही वॉज 83 ईयर्स ओल्ड। उनका विजन, उनकी आइकॉनिक ब्लैक एंड वाइट फोटोज, ये हमारी इमेजेस में हमेशा जिंदा रहेंगी। ग्लोबल पॉप आइकॉन रिहाना ने एक बार फिर मुंबई आकर इंटरनेट पे धूम मचा दी। 2024 की अंबानी वेडिंग परफॉर्मेंस के 2 साल बाद रिहाना इस बार अपने ब्रांड फेंटी ब्यूटी के ग्रैंड लॉन्च के लिए आई थी। एंटिला में अंबानी फैमिली के साथ उन्होंने लंच किया और फूलों की होली भी सेलिब्रेट की। फैंस उनके शुक्रिया और कसकाए मुंबई जैसे देसी अंदाज के दीवाने हो गए। सुपरस्टार का बेटा होकर 4,500 की नौकरी में खुशी ढूंढना, इस बात ने इस हफ्ते काफी लोगों को हैरान कर दिया। एक्टर अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके बेटे आरव 4,500 रुपए की इंडिया के किसी गांव में आकर नौकरी कर रहे हैं या उन्हें स्टाइपेंड मिल रहा है 4,500 रुपए का। लेकिन आखिर क्यों? आजकल के स्टार किड्स का जो सीन है ना वो थोड़ा सा अलग है। वो पुराने ज़माने का कि हीरो का बेटा है तो हीरो बनेगा, हीरोइन की बेटी है तो हीरोइन बनेगी, वो वाला जो फॉर्मूला है ना वो स्किप कर रहे हैं। जहाँ पहले डेब्यू मतलब स्क्रीन पर एंट्री और नेपोटिज्म की डिबेट होती थी, वहाँ अब जेनजी स्टार किड्स ने अपना रूट ही डाइवर्ट कर लिया है। आइए आज ऐसे ही कुछ स्टार किड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ जिन्होंने अपना करियर एक्टिंग को छोड़ के कहीं और बनाया। उनको एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 15 सितंबर 2002 को मुंबई में पैदा हुए आरव भाटिया इज द सन ऑफ अक्षय कुमार एंड ऑथर, टॉक शो होस्ट ट्विंकल खन्ना। स्कूलिंग उन्होंने मुंबई से की, उसके बाद लंदन से की, फिर उसके बाद उन्होंने लंदन में फैशन डिज़ाइनिंग किया सेंट्रल सेंट मार्टिन से, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस डिज़ाइन स्कूल। आरव ने मार्शल आर्ट्स को भी काफ़ी सीरियसली लिया। उन्हें इंटरेस्ट है, जैसे उनके फादर को बहुत इंटरेस्ट है। जब सबको लगा कि बॉलीवुड की एंट्री ऑब्वियस है, तब आरव ने फैशन को पिक किया। जैसे कि मैंने बताया वो अभी लंदन में फैशन डिज़ाइनिंग परस्यू कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया, एंड आई एम कोटिंग हिम,
him that Arav does not want to come in films. He's told me straight, Dad, मेरे को नहीं आना. I tell him to take the reins of my production company, but he does not even want to do that. He wants to remain in fashion. He wants to be a designer. He's learning fashion at the moment and he's happy in that life. I want him to come in films, but I'm also happy with this decision, unquote. तो आप जैसे देख रहे हैं, ना तो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपने बेटे को फोर्स किया और ना ही उन्हें फिल्मों में आने में कोई इंटरेस्ट है. अब बात करते हैं वेदांत माधवन की. Born in 2005, वेदांत इज द सन ऑफ एक्टर आर माधवन एंड सरिता बिरजे. उनकी स्कूलिंग यूनिवर्सल अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई से हुई. फिल्म्स की जगह वेदांत ने स्विमिंग को अपना फुल टाइम करियर कह सकते हैं, एस्पायरिंग प्रोफेशन की तरह से लिया. ही इज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनली और 2023 में हुए मलेशियन ओपन में तो उन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जीते थे. प्रोफेशनल ट्रेनिंग और रिगरस स्केड्यूल के साथ वो कंपेटिटिव स्विमिंग में अपना करियर बना रहे हैं. 2021 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनका ड्रीम है इंडिया के लिए ओलंपिक्स में एक मेडल जीतना. वेल, हियर्स विशिंग वेदांत ऑल द बेस्ट. एक और स्टार किड हैं जो स्पोर्ट्स में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो है अग्नि चोपड़ा. ही इज़ द 27-year-old सन ऑफ फिल्म मेकर विदु विनोद चोपड़ा एंड जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा. स्कूलिंग उन्होंने बॉम्बे के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की. उसके बाद अमेरिका में फर्दर स्टडीज़ की. फिल्म बैकग्राउंड होने के बावजूद अग्नि ने क्रिकेट को चूज़ किया. ही प्लेज डोमेस्टिक क्रिकेट एंड मिजोरम के लिए रणजी ट्रॉफी में भी वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं. अर्ली मैचेस में मल्टीपल सेंचुरीज स्कोर करने के लिए उन्होंने हेडलाइंस भी बनाई. और अभी हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी आई थी कि शायद पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीग में उनका नाम एक रोस्टर में आया था, जिसे अनुपमा चोपड़ा ने बाद में डिनाई किया. नेक्स्ट स्टार किड ऑन आवर लिस्ट इज एरिन नेने, जो कि है एक्टर माधुरी दीक्षित और उनके डॉक्टर हस्बैंड श्रीराम नेने के बेटे. माधुरी ने एक बार बताया था कि थोड़े टाइम के लिए उनके बेटे ने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अल्टीमेटली बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया उन्होंने फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया. आज एरिन जो है वो एप्पल में एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम करते हैं. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टार किड पे, वो है जानवी मेहता, द 25-year-old डॉटर ऑफ एक्टर जूही चावला एंड बिजनेसमैन जे मेहता. उन्होंने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की और बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन आर्ट हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म एंड कॉन्जर्वेशन कंप्लीट किया. जानवी जो जूही की डॉटर है, उन्होंने बॉलीवुड से कॉन्शियसली डिस्टेंस मेंटेन किया है आज तक, लेकिन वो तब वायरल हो गई जब ये बात सामने आई कि वो IPL ऑक्शंस में कोलकाता नाइट राइडर्स, जो उनकी मदर को ओन करती हैं, उसकी बिडिंग में रिप्रेजेंटेशन में बैठी हैं और काफ़ी डीपली इन्वॉल्व हुई. ग्लैमर से दूर वो एकेडमिक्स और मैनेजमेंट साइड पे फोकस कर रही हैं. जिस स्टार किड की हम अब बात कर रहे हैं, उनके भाई से लेकर उनके 2 चाचा, उनके कजन्स सब एक्टर्स हैं, लेकिन इन्होंने कॉर्पोरेट रूट चूज़ किया है. हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर बोनी कपूर एंड लेट मोना शौरी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की. 29 दिसंबर 1992 के दिन पैदा हुई अंशुला की स्कूलिंग मुंबई में हुई. फिर उन्होंने बार्नार्ड कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की इन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड अर्बन स्टडीज़. गूगल जैसी कंपनीज के साथ काम किया अंशुला ने. उसके बाद उन्होंने फ़ैन काइंड लॉन्च किया. वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां सेलिब्रिटीज़ और फैंस के सोशल कॉजेज़ के लिए उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है. एक्टिंग या प्रोडक्शन में आने के बजाय उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एक एंटरप्रेन्योर के शेप में खड़ी की. शी वॉज रिसेंटली न्यूज़ व्हेन शी गॉट एंगेज टू LA बेस्ड स्क्रीन राइटर रोहन ठक्कर. तो ये तो वो सब स्टार किड्स की बात हो गई जिन्होंने एक्टिंग को छोड़ के कहीं और अपनी पहचान बनाई है. अब मैं आपको क्विकली एक लो डाउन दे देती हूँ कुछ ऐसे सेलेब किड्स का जो नया न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक हैं कि वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं. एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन के जो दोनों बेटे हैं वो बड़े हो गए हैं. रेहान 20 साल के हैं और रिदान 18 के हो चुके हैं. दोनों अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़े हैं. रेहान का इंक्लिनेशन म्यूजिक की तरफ रहा है एंड ही रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द प्रेस्टिजियस बर्कले कॉलेज ऑफ म्यूजिक इन 2023. जबकि जो छोटे बेटे हैं ऋतिक के, रिदान, उन्होंने फिल्म और TV प्रोडक्शन सीखा है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया. करिश्मा कपूर की बेटी समायरा भी अब 21 साल की हो चुकी हैं. उन्होंने अपनी स्कूलिंग अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से ही की और फिर वो US चली गई टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए.
एक्टर संजय दत्त और उनकी वाइफ मान्यता दत्त के जो बच्चे हैं ट्विंस इकरा और शाहरान दत्त, वो भी अब 15 साल के हैं। मान्यता और दोनों बच्चे अब दुबई में रहते हैं और इंडिया विजिट करते रहते हैं। जैसे हाल ही में जब वो इंडिया आए तो इंटरनेट पे जब उनकी स्पॉटिंग हुई पैपराज़ी वीडियोस में, तो काफ़ी चैटर बन गई कि अरे ये लोग तो इतने बड़े हो गए हैं और शक्ल बिल्कुल बेटे की संजय दत्त से मिलती है। तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें चर्चा में रहीं। अरहान खान, द सन ऑफ एक्टर्स मलाइका अरोरा एंड अरबाज खान, ही इज़ ऑल्सो 23 ईयर्स ओल्ड नाउ। स्कूलिंग उन्होंने मुंबई में की और उसके बाद 2022 में वो गए लॉन्ग आइलैंड के एक फिल्म स्कूल में। अरहान हैज़ वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद धर्मा प्रोडक्शंस और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था डम बिरयानी के नाम से। और उसके बाद उन्होंने स्कारलेट हाउस नाम से एक रेस्टोरेंट भी अपनी मदर के साथ स्टार्ट किया है बॉम्बे में। अब मैं फाइनली बताती हूँ आपको फिल्म मेकर फराह खान और शिरीष कुंदर के ट्रिपलेट्स की, जार, दीवा और आन्या। ये सब भी अब 18 साल के हो गए हैं। मुंबई में स्कूलिंग खत्म करने के बाद दीवा विल बी स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंस एट बैप्सन्स कॉलेज इन द यूएस। आन्या विल स्टडी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस एट द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और उनका जो बेटा है जार, वो पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस एट द एमरी यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से इन सब न्यू क्रॉप ऑफ स्टार किड्स ने शायद नेपोटिज्म से अपना डिस्टेंस बनाते हुए अपने अलग अलग राह चुन लिए। और एकदम जाते जाते मैं आपको आमिर खान की बेटी आयरा खान के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि अभी 29 ईयर्स की होने वाली हैं। आयरा ने भी फिल्में नहीं चुनी। शी इज़ रनिंग अ मेंटल हेल्थ फाउंडेशन कॉल्ड अगस्तु फाउंडेशन इन मुंबई। और अब हम आते हैं अपने कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट में। सिंगर रिहाना ने अपनी लेटेस्ट मुंबई विजिट के दौरान रिनाउंड इंडियन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइन किया हुआ एक स्टनिंग हाथ फूल पहना, जिसने सबका दिल जीत लिया। ग्लोबल फैशन और इंडियन हेरिटेज का ये फ्यूजन उस इवेंट की एक हाईलाइट बन गया। ये हाथ फूल जो है ये वाइट गोल्ड में बना हुआ था और इसमें एक्सक्विजिट अनकट डायमंड्स का काम हुआ था, जिसको बनाने में लगभग 2400 घंटे लगे। ये दिखाता है कि ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी जो है ना, वो कैसे मॉडर्न ग्लोबल आउटफिट्स के साथ भी टीम अप की जा सकती है। नेटिजन्स ने उनके इस देसी अवतार को काफी पसंद किया। एंड नाउ वी कम टू द वेयर आर दे नाउ सेगमेंट। 90s के एंड में जब बॉलीवुड और ब्यूटी पैजेंट्स का बोलबाला था ना, तब एक नाम काफ़ी फेमस हुआ था। अगर आप 80s 90s के ज़माने के हैं मेरी तरह, तो आपको ये नाम समझ में एकदम से आ जाएगा। लेकिन जितना जल्दी ये नाम चढ़ा, उतना ही जल्दी गायब भी हो गया। मैं बात कर रही हूँ युक्ता मुखी की। युक्ता मुखी का जन्म हुआ 1977 में। वो मुंबई में ही पली बड़ी। 1999 में मिस इंडिया वर्ल्ड और फिर मिस वर्ल्ड का ताज जो है वो युक्ता मुखी ने पहना और पूरे देश को बहुत प्राउड फील करवाया। उनकी 5 फुट 11 इंच की हाइट, जो हील पहन के तो मतलब 6 फुट से काफ़ी ऊपर चली जाती है, वो और उनकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी ने एक्चुअली उन्हें रातों रात एक आइकॉन बना दिया था। और जैसा कि होता है ना, पैजेंट विनर्स को फिल्मों का बुलावा तो आ ही जाता है। युक्ता ने बॉलीवुड डेब्यू किया प्यासा फिल्म से, जो 2002 में आई थी। लेकिन अफसोस, उनका फिल्मी करियर उसके बाद उड़ान नहीं भर पाया। उनकी पर्सनल लाइफ ने भी काफ़ी हेडलाइंस बनाई। 2008 में युक्ता मुखी ने शादी कर ली थी नागपुर बेस्ड बिजनेसमैन प्रिंस तुली से। एक बेटा भी हुआ उनका। लेकिन 2013 में उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूएल्टी की एलिगेशंस लगाते हुए अपने हस्बैंड पे FIR दर्ज करवाई। 2014 में युक्ता मुखी और प्रिंस तुली ने म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स ले लिया। आजकल युक्ता मुखी 49 ईयर्स की एज में लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हैं। आखिरी बार उन्हें बड़े पर्दे पे देखा गया था 2019 की आई फिल्म गुड न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने एक छोटे से रोल में गेस्ट अपीयरेंस की थी। वो एक सिंगल मदर के रूप में अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं और उनका फोकस जो है वो सोशल वर्क और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे शिफ्ट हो गया है। वो ग्लैमर वर्ल्ड की चमक दमक से ज़्यादा स्पिरिचुअल और पीसफुल लाइफ जीना पसंद करती हैं। हाल ही में लेकिन 2025 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जो न्यूज़ में आ गया, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गया, जहां उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करते हुए कहा दैट आई डोंट थिंक प्रियंका हैज़ डन एनी गुड वर्क एंड शी वाज माय जूनियर। क्या कॉन्टेक्स्ट था हमें नहीं पता, बट इस वजह से वो वापस से सुर्खियों में आ गई थी। पहले एक सुपरस्टार बनते बनते रह गई युक्ता मुखी, लेकिन एटलीस्ट आज वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हैं।
और अब हम आते हैं अपने OTT मीटर सेगमेंट में, विच इज़ पावर्ड बाय सी वोटर मीडिया ट्रैकर। इस हफ्ते हम रिव्यू कर रहे हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म तू या मैं। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है और जिन्होंने थिएटर में नहीं देखा वो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। द फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय बिजॉय नाम्बियार। इट स्टार्स अमृता कानविलकर, ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर अंश विकास चोपड़ा एंड ऑल्सो अ क्रोकोडाइल। द मूवी इज़ रिटन बाय अभिषेक बांदेकर एंड हिमांशु शर्मा। तो जो हमारा OTT मीटर ट्रैकर है, जिसके अंडर हम लोगों को रैंडमली फ़ोन करते हैं अक्रॉस इंडिया टू नो अबाउट हाउ मच दे नो अबाउट द फिल्म एंड वेदर दे लाइक्ड इट और नॉट, उसके हिसाब से तू या मैं की जो अवेयरनेस बज़ थी वो तो मैसिव थी, 82%। कन्वर्जन हुआ 58%, मतलब कि 100 में से 58% लोगों ने उसको देखा। और जो रेटिंग्स हैं वो एवरेज रही, 2.85 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इस हफ्ते के सोनल रेकमेंड सेक्शन में एक तो मैं आपको बता रही हूँ फिल्म साज, जो कि Amazon प्राइम पे है। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी। इट्स अ म्यूजिकल फिल्म विच वाज डायरेक्टेड बाय साई परांजपे। तो साज फिल्म जो है ये दो सिस्टर्स के बारे में, वो वेरी टैलेंटेड एंड गिफ्टेड, वो म्यूजिक वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना चाहती है, पर कैसे उनका एम्बिशन और उनका लव जो है वो क्लैश कर जाता है और फिर ईगो आ जाती है बीच में। तो काफ़ी इमोशनल कहानी है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसका म्यूजिक जो है दैट वाज कंपोज्ड बाय टू लेजेंड्स, जाकिर हुसैन एंड भूपेन हजारिका। इस फिल्म में शबाना आज़मी भी है, अरुणा ईरानी भी है, रघुवीर यादव भी है। साज के लिए जावेद अख्तर को नेशनल अवार्ड भी मिला था फॉर बीइंग द बेस्ट लिरिसिस्ट। तो आप इसे Amazon प्राइम पे देख सकते हैं अगर आपका कोई पुरानी अच्छी फिल्म देखने का मन है। और एक मैं अभी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज के भी बारे में आपको बताना चाहती हूँ, विच इज़ बिकमिंग अ रेज विद जेन जी। मेरी डॉटर इज़ लाइक ऑब्सेस्ड विद इट, बिकॉज अभी अभी जो लोग कोरियन ड्रामा पसंद करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। दिस इज़ अ सीरीज कॉल्ड इफ़ विशेस कुड किल। तो ये हॉरर सीरीज़ है, तो आप अगर हॉरर पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, पर अगर पसंद करते हैं तो कोरियन इमोशंस के साथ इस हॉरर का बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड है। इट्स लाइक अ बिंज वॉच। आप पूरे सीजन के एपिसोड्स देखने के बाद ही शायद बंद कर पाओगे। इट्स कॉल्ड इफ विशेस कुड किल। इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। In the On Call with segment in this week's episode of The Right Angle, मेरे साथ जुड़ रही है एक amazing artist. Not only is she really talented as a performer, as an artist, but also she's literally given complex to half of India by redefining the term ageless. Yes, I'm talking about Malaika Arora, and it's a pleasure to have her on The Right Angle. Hi Malaika, thank you for talking to us. Hi, Sonal. How are you? Thank you for having me. Well, thank you, Malaika. Malaika, I want to start by asking that you're completing 30 years in the industry. I mean, you look like you're 30, but you've spent 30 years in the industry. So how have these 30 years been? Like, what is the feeling like after all these years? Wow. That's exactly how I would say. Wow, wow, wow. I think it's been amazing. Uh, it's been tempered with so much. It's for me. It's been like a Hindi movie over 30 years, literally like that. There's been a little bit of everything. There's been fun. There's been sadness. There's been highs. There've been lows. There's been heartbreak. There's been love. There's been, you know, personal, upheavals. Then lows. Then highs. Then professional highs. So I think there's a little bit of everything that one has experienced in these 30 years of being in the business, and it's been amazing. I've loved every moment. I am still, and I hope. I mean, it's 30 years in the business, and I look forward to the next 30 years. Well, Malaika, I'm sure this question's been asked of you at least 30,000 times in the last 30 years. But I still want to ask कि आपने 30 years में why did you not choose to do a full-fledged lead role in a film? Like, what made you stick to what you wanted to do? I'm sure lots and lots of offers would have come your way, but why did you decide to stay out of that? Because I think I'm different. I think I didn't want to do what everybody is doing. I didn't want to be, kind of put into a box. Well, I guess somewhere I just felt maybe I needed to kind of pivot and do something different. And I guess, yes, I mean, I was very lucky, very,
very fortunate to get some really amazing offers, and people kept asking me why am I not, but it somehow never really, I was never really drawn to it, never really attracted to it. But I've always said never say never. Maybe one day I just might turn around and say, you know what, I want to do this. Maybe this is my calling and I want to do it. But I think somewhere I kind of was very happy doing all of this. And at that time, when I was much younger, 30 years, earlier, maybe I also felt like, oh my God, I don't think I have the bandwidth to do an entire film. I'm very happy doing this, part of a film which is yet, which is part yet has so much of a impact. Uh, I felt at that point that felt amazing. So yeah, I guess maybe a part of me was being an escapist and I wanted the easy way out. But as years went on, I thought that this was something I was very happy doing what I was doing. And like I said, I thought maybe it was just nicer doing something different. It kind of gave me an edge because it just felt different. So, Malaika, I want to pay a compliment to you because you are also, in a way, you are inspiring for people who may have had similar ups and downs. आप खुद कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुए, but the way you've taken everything on your chin, the way your comebacks have been full of resilience. तो आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है, तो आई एम श्योर इस बॉलीवुड फिल्म में कॉमेडी भी होगी बिकॉज यू हैव अ ह्यूमरस कम बैक to things that can actually disturb a lot of people. So tell us more about how you come up with these kind of things. Well, I guess sometimes I like to say I like that I have the last laugh. I mean, people may have an opinion, and people may want to, kind of ridicule about you about something, or may want to pull you down about something. But having said all of that, with all the good there comes bad. I have to say there may be all of this, but there's so much of good, there's so much of love, and there's so much of appreciation, which also, kind of balances things out. But like I said, at the end of the day, I'm the one that sits and has the last laugh. So Malaika, my next question is कि जैसे आपको ज़िंदगी भर में इतने compliments मिले रहे हैं on the way you look, the way you aged so gracefully, and तो कभी ऐसा लगता है when these compliments are on the external beauty, do you sometimes sit and feel कि ये वक्त तो चला जाएगा because that's a natural thing? Is there ever that kind of a concern when you think about the reason why you're getting so many compliments on your looks? I mean, okay, now that's a double-edged sword over there. There are days when it does cross my mind, where there are days when it does, where I do wonder or I do question, the obvious. Um, and then there are days where I just don't care because I'm like, you know what, I'm doing what I love. I'm enjoying it. I feel like I'm in my prime. I am hungry and wanting to do so much. So it doesn't really affect me. And I feel like women are constantly asked this question. Very rarely is a man asked any of these things. It's always a woman who's asking, oh my God, over the years, you were at your prime, you were like this, and now you are at this age. So how does it feel being this age? Do you still feel good? Do you still feel beautiful? Do you still feel desirable? I've never heard anybody ask a man this question. Women are always subjected to this whole uh, test of looking a certain way. I feel, I mean, at the end of the day, it's not it's not just the physical appearance of what's going on. Yes, that's what the world sees. I feel you have to balance it out with how you're feeling, mentally, emotionally, all of it. What is it that drives you? What is it that actually pushes you and kicks you out of bed every single day and says, you know what, go out there and seize the day. So uh, I mean, it's not just every time that I see in the mirror, I'm looking at myself, oh wow, I feel I look good, and wow. So that's not how I wake up, and that's not, I think, how we women function. I think we have a lot, and I speak for a lot of women. I'm not just speaking for myself. I just think I just have to wake up every day and say, you know what, today is a new day, and I want to seize it and make the most of it, and I want to be able to create something and do something and kind of build some sort of a legacy that I am happy and my child and my family are proud of. So I think that's what it is. And I'm going to say this again: the amount we have to constantly justify how you look, and as women, I think we're doing it constantly. Oh my God, at this age she looks so amazing. Oh my God, at this age she's so fit. And I mean,
why? I mean, I was like this then, I will be like this now, and I'll be like this 20 years hence, because I feel good and I feel amazing, and I think as a woman, and I think, and I speak for a lot of women out there, I think we got to wear that, on our sleeve and as a badge, and enjoy it, and not feel threatened or pressured by what people or society has to say. Well, that's an absolutely beautiful answer, Malaika, and the clarity with which you're saying is very evident on your face. Now, you've been wearing a lot of hats. You're a reality judge, you are an actress, and you're a fitness icon. But there's one aspect of you which I find really admirable, which is that you chose to take the gamble of being an entrepreneur. You started a restaurant in Mumbai with your son. Investing into a risky venture and a very expensive one is not something that perhaps you needed to do. I mean, it's so what is it that made you take such a step of, investing into an entrepreneurship venture? And how did the whole idea of the restaurant come about? Well, if I'm going to just sit back and say that, oh wow, I enjoyed this stint of mine, I mean, why not? I mean, you could do that. Say, you know what, I've had fun. I have, I have been blessed to have that kind of a career, and I'm financially secure. So I don't need to do anything beyond that. I can very well sit down and, put my feet up and say that's that. But I'm not that person. I am like, I keep saying it. I'm greedy and hungry, literally, when it comes to work and opportunities. And uh, you know, I feel all these opportunities have been given to me, and I felt it was important for me to make the most of it. At some point, I didn't realize that this was the path that I was gonna go down. I just thought that, oh wow, someone's talking to me about starting this business or doing that or collaborating. It all sounded very, very exciting, till I actually sat and understood the dynamics, or the numbers behind it, or the actual game behind it. And then I realized, you know what, why not throw myself into the deep end? If I'm gonna just kind of dip my toes and kind of just see and test the waters, you know उसमें मजा है ही नहीं. It just feels very, very superficial. So I was like, you know what, I'm going to just throw myself into the deep end, and see what happens. So whether it was my very first venture, which I did in collaboration with a whole, with an entire team, which was the Label Life, which was in fashion, and then moving on to doing food, and then restaurants, and now the brand Mayjoy with Myntra. So there's lots that's happened over a period of time, and each one of them has been a stepping stone of understanding, of highs and lows, of failures, of wanting to grow. It's like people when they first started out with investing in a team. Nobody knew what would happen. Where and what direction it would go, and now suddenly it's like, it's the most lucrative thing that you can probably invest in a team, whether it was, and when I say team, it could be anything, whether it is cricket, or whether it's and cricket is not just IPL. There's gully cricket, there's football, there's whole lot of different games. So I guess nobody actually knew where that would go, and now you look at it, it's so amazing how people have jumped on that bandwagon. Well, absolutely. Malaika, out of all the lovely qualities that you have, which trait of yours has your son Arhan inherited in the best way? Like, what is it in him which is absolutely you? I think his sense of discipline, his sense of a work ethic. I think that is something which I can see that. I mean, he is. I mean, literally, like when it comes to the way he leads his life, he's very disciplined. He's very conscious, and he has a certain work ethic. Always be on time, do things. So I think I'd like to say he's got that from me. Malaika, you've got a lot of love on social media, but social media, as you know, is a mixed bag. So, with that love comes also a lot of sometimes nasty comments, trolling. So, does any negativity on social media affect you, or are you not bothered? I've said this like dozens of times, that you don't just take it with a pinch of salt. Take it with literally a handful of salt, because I mean, it is a platform. Now you are there. It's very simple. Either you choose to stay away from it, which means that then you have, you don't have to deal with any of that. Or then if you're there, then you strike a balance, which means, and for me, what works is having a balance, which is I kind of keep things out which I don't need to engage with
do not. I use the platform purely as something which, when I say platform, I mean social media in general, which is very good in terms of our work. It's a great platform for work. And at the same time, I think you also use it in a right proportion where you kind of put out how much ever you want to, which means people get that much glimpse into your life, and that's about it. And I think you enjoy it, you have fun with it, and leave it at that. Don't take it too seriously. Don't get too bogged down by it. Don't let it govern your life. So I think you got to draw these lines somewhere, and I think then you're good. Malaika, your girl gang gets talked about a lot on social media, guts. And I'm not going to ask you something very cliched, but in a hypothetical situation of crisis, which human being would get the first call from you? Wow, that's. I mean, there are a couple of people that I would definitely want to reach out to. I mean, of course, family goes without saying. The girls that we hang with and we are with, they are. I know you know they're a phone call away. Literally, our girl gang. Literally, like you just have they're a call away, and I know they'll all be there. So. Yeah, I think we all, we stand up for each other. We are there for each other. We're each other's support system. There are days sometimes where we don't even connect. We don't may not talk. We may not be in touch for some whatever, but we'll always be there for each other. True. You know, if you were not to look at yourself as an actor, as a cinema personality, purely from the point of view of an audience who loves to watch cinema, which actor in the current crop do you admire the most as an audience? I mean, Your without a actress. doubt. I've grown up on a staple of Mr. Bachchan's films. I've loved those films my growing up years. I've watched loads of those films, uh, and we keep watching them over and over again. So I've always been a Mr. Bachchan fan. Then of course, I've always been a Shah Rukh Khan fan. Love his kind of cinema. And yeah, as we go along, there's so many others that are that do amazing work and are just brilliant actors. But yeah, these are the I guess they I've always been their fans. Okay, and I've come to my last question, Malaika. I mean, as I said, you have so many qualities, but uh, we ask people, people must be asking you for fitness lessons, but I want to ask you for a resilience lesson. I mean, there is some inner strength which is very evident in you, considering the life that you've led. So, if someone were to ask you for that advice, if they are feeling low, to get that kind of a resilience, what would that advice be? I know I mean, I guess being resilient or being able to build a certain a solid inside takes a while. It doesn't come overnight. There are loads of instances that have actually pushed you against the wall where you felt, that there's absolutely no way out. But then you kind of work on yourself, you build, you kind of really uh, get strong physically and mentally. And I continue to do that because I think that's part of life, part of learning is to constantly work at yourself. And I feel of course, there are days where I feel completely bogged down, but I also then dig into my reserves, which are pretty strong out there, which kind of really help me, tide over difficult times. And if I have to say something out there, I would always tell people to listen to your body, listen to what your body is saying, and I know it may sound very silly, but love yourself. It's very, very, I think, and as a woman, I think we always, I mean, it's across the board. Women always feel so pressured, so guilty about so many things around us. I mean, if you're working, or if you indulge in personal in looking a certain way, or if you put yourself out there, there's always a section of society that will make you feel that what you're doing is not good, is not right. I mean, if you're working out there, they'll tell you, "Arey, who's at home taking care of the kids?" Or if you look a certain way, they'll be like, "Isn't it time for her to give up?" I mean, so there's always something that you got to
to address, and you're always constantly fighting against the system out there. So I just want to say that just love yourself. Well, thank you, Malaika. Thanks for talking to us, and may this joy and happiness that's very evident on your face may always continue to glow. Thanks for talking to The Right Angle. Thank you so much. Thank you for this. And this has got to be the easiest chat I've ever had. So thank you for that. Thank you. Thank you so much. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं. You can write to me at sonal.kalra@hindustantimes.com or in the comment section below. I will see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. मेरी इमेज खराब क्यों कर रहे हो? और इसने तो अपना कुछ ऊपर नीचे ही. It is okay. पाली बाड़ी क्या फुसफुसा रहे हो? क्या हुआ बाल को बताओ? Your 6 could be my 9. Makes no sense.